नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बड़ी मस्त चल रही होगी। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज आपके पूरे के पूरे 14 नंबर की तैयारी करवाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा, 14 नंबर का बेनिफिट होने वाला आज के इस वीडियो से। आउट ऑफ 70 इस एक ही वीडियो में आपके आज 14 नंबर कंप्लीट होंगे और इसके बाद एक वीडियो और आएगा, उसमें फिर आपके 14 नंबर कंप्लीट होंगे। तो आज मैं महत्वपूर्ण जो भी सारे चैप्टर्स के MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनकी चर्चा करेंगे। प्लस जो भी आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो 7 और 7 कितने नंबर हो गए? 14 नंबर हो गए। 70 में से 28 नंबर के जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 40%, 70 का 40% कितना होता है? 28। चलिए शुरुआत करें। आपके सामने सॉलिड स्टेट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सॉलिड स्टेट का पहला क्वेश्चन बताइए, शार्ट की दोष किसके झालक की अपूर्णताएं परिभाषित करती हैं? शार्ट की दोष किसके झालक की अपूर्णताएं प्रदर्शित करती है? क्या गैस की, प्लाज्मा की, द्रव की या ठोस की? जल्दी से बताइए साथियों। ये जो बताने जा रहा हूँ ये पुराने जो पेपर्स हैं उनमें से पूछे गए वही सारे इम्पोर्टेंट इसमें MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। और इस बार का पेपर जो आने वाला है शायद इसी तरीके से आने वाला है पूरा। मैंने क्वेश्चन बैंक भी पूरी सॉल्व करवा रखी है, पूरी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आप एक साथ देख सकते हो। बस अब आप जो है एंजॉय करना बंद कीजिए और पढ़ाई को एंजॉय के साथ लीजिए, पढ़ाई में एंजॉय कीजिए। चलो, तो पहला का कौन सा आंसर है? ठोसों में बताई गई अपूर्णता है। तो ये जो है इसका जो सही ऑप्शन कौन सा है? ठोसों की। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा होगा बेटा जी? ठोसों की। शार्ट की दोष किसके झालक की अपूर्णताएं परिभाषित करता है? तो सॉलिड के, गैस, द्रव, प्लाज्मा की नहीं। कांच होता है। कांच क्या होता है? सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस, अतिशीतित द्रव, जेल या क्या कहते हैं इसको, समाकृतिक मिश्रण। क्या कहते हैं? कांच को एक अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। मतलब ठंडा किए जाए, ठंडा के एक टेम्परेचर पर वो किस फॉर्म में रहता है? सॉलिड फॉर्म में। उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। कहा जाता है जो कांच की खिड़कियाँ होती हैं वो नीचे की तरह धीरे धीरे मोटी होती जाती है ना, मोटाई बढ़ती जाती है क्योंकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एक तरह से, अगर ज़्यादा गर्मी बढ़ती तो एक अतिशीतित द्रव है, कांच होता है अतिशीतित द्रव। अंतः केंद्रित घनी संरचना में उप सहसंयोजन संख्या कई बार पूछा गया है। अंतः केंद्रित संरचना में उप सहसंयोजन संख्या, सीजियम क्लोराइड का एग्जाम्पल अगर लोगे तो आपको मालूम रहेगा। इसमें जो है क्या होगा? 8। सही ऑप्शन कौन सा है? 8। वीडियो बड़ा होने वाला है, 14 नंबर का वीडियो है तो लगभग टाइम लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर। षटकोणीय क्रिस्टल का सही एग्जाम्पल कौन सा है? षटकोणीय क्रिस्टल का सही एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। कौन सा है? ग्रेफाइट। चलिए अगला, सीजियम क्लोराइड CaCl में यदि सीजियम क्लोराइड में यदि सीजियम आयन की समन्वय संख्या 8 हो तो क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या कितनी होगी? अभी जस्ट आया था इस टाइप का क्वेश्चन। 8 है। अंतः केंद्रित घनी संरचना होती है इसकी। ठीक है, अंतः केंद्रित घनी संरचना होती है सीजियम क्लोराइड की। समन्वय संख्या कितनी होती है? 8। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए इसके। 2 और 3 से नहीं पूछा जाएगा। अब डायरेक्ट अपन आते हैं यूनिट 4 के पास। यूनिट 4 है रासायनिक बल गतिकी। चलिए इसमें पहला MCQs है, अभिक्रिया 2N2O5 से 4NO2 + O2 बन रहा है के लिए अभिक्रिया वेग होगा। क्या होगा अभिक्रिया वेग? अभिक्रिया का वेग अभिकारा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो इसको जो अपन 2 है ना, 2N2O5, इसको क्या लिख दिया? 1/2 d/dt N2O5 ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। के लिए अभिक्रिया वेग ये वाला सही होगा। ओके, नेक्स्ट है आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसका वेग स्थिरांक k है। के लिए कौन सा व्यंजक अर्ध आयुकाल को प्रदर्शित करता है? अर्ध आयुकाल को प्रदर्शित करता है। तो अर्ध आयुकाल के लिए व्यंजक कौन सा? T12 इक्वल क्या होता है? T12 इक्वल प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 0.693/K। सी वाला ऑप्शन इसका सही है ना। रिवीजन हो रहा आपका, फास्ट रिवीजन। सारे के सारे जो है MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि जो बच्चे साल भर नहीं पढ़े हैं उनके भी अच्छे नंबर आए केमिस्ट्री में। प्रथम कोटि अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अभिकारक की सांद्रता के ऊपर, उत्पाद की सांद्रता के ऊपर, समय पर या टेम्परेचर पर?
प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है भाई साहब टेम्परेचर पर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। आगे बढ़े। अभिक्रिया की आणविकता का मान नहीं होता है। क्या नहीं होता? अभिक्रिया की आणविकता का मान। अणु संख्या कभी भी जीरो नहीं होती है, 1 2 3 जो भी हो सकती है, जीरो कभी नहीं होगी। तो डी वाला ऑप्शन जो है इसके लिए बिल्कुल सही है। ये इस टाइप की रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो रिएक्शन होती है, उन रिएक्शन को क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं भैया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया जल में होती है तो इसकी कोटि क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन, याद रखना, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करते हैं पृष्ठ रसायन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, साथियों को, ताकि सबका भला हो पाए। द्रव स्नेही सॉल है, द्रव स्नेही सॉल है, कौन सा होता है द्रव स्नेही साल? अनुत्क्रमणी साल होता है? नहीं। अकार्बनिक यौगिक से बनाए जाते? नहीं। विद्युत अपघट्य मिलाए जाने पर स्कंदित हो जाते? नहीं। स्वतः स्थायी कारक होते हैं। द्रव स्नेही साल स्वतः अपने आप में ही स्थायी होते हैं, अपने आप में स्थायी होते हैं, स्वतः स्थायी कारक होते हैं। अगला है आपके पास में भौतिक अधिशोषण की दर बढ़ती है। भौतिक अधिशोषण की दर बढ़ती है कब, किस कंडीशन में बढ़ती है? जैसे जैसे ताप घटाएंगे वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा बढ़ती जाती है। तो ताप घटाने पर भौतिक अधिशोषण की दर क्या होती है? बढ़ती जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, कोलाइड अवस्था के कणों का आकार होता है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त, कई बार पूछा गया है कणों का आकार। यहाँ पर अंगस्ट्रान में पूछा गया है। अंगस्ट्रान तो 10 से 1000 अंगस्ट्रान के बीच का आकार होता है। अंगस्ट्रान की बात करें तो कोलाइड अवस्था में कणों का आकार होता है 10 से 1000 अंगस्ट्रान होता है। दूध है, क्या है एक भैया? दूध क्या है एक? जल्दी से बताइए। जल में परिक्षिप्त वसा है, जल के अंदर परिक्षिप्त वसा है। दूध जो है जल में परिक्षिप्त वसा है। सक्रिय चारकोल, एक्टिव चारकोल में एसिटिक अम्ल की अधिशोषण प्रक्रिया में एसिटिक अम्ल क्या है भैया? इसमें एसिटिक अम्ल क्या है? अधिशोष्य होगा, और अधिशोषक क्या होगा? चारकोल। तो सक्रिय चारकोल में एसिटिक अम्ल की अधिशोषण प्रक्रिया में एसिटिक अम्ल क्या है? अधिशोष्य। एसिटिक अम्ल क्या होता है यहाँ पर? अधिशोष्य होता है। चलिए आगे बढ़े। ये हो गया आपका चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। अब बात करें तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। सिल्वर का प्रमुख अयस्क है, बताइए इसमें से सिल्वर का प्रमुख अयस्क कौन सा है? सिल्वर, क्रायोलाइट, फेल्सपार, बॉक्साइट? नहीं, क्रायोलिन, ये सिल्वर का अयस्क है। कौन सा है? क्रायोलिन। कैसीटेराइट अयस्क है, किसका है कैसीटेराइट अयस्क? कैसीटेराइट किसका अयस्क है? मैग्नीज का। किसका अयस्क है? मैग्नीज का। चलिए, सिनेबार, सिनेबार है, किसको कहते हैं सिनेबार भैया? HgS को, सिल्वर मर्क्यूरिक सल्फाइड को AgS कहते हैं। HgS को सिनेबार कहते हैं। HgS को सिनेबार कहते हैं। सिल्वर युक्त अयस्क है, कौन सा है इसमें से सिल्वर युक्त अयस्क? इनमें से सिल्वर युक्त अयस्क कौन सा है? गैलेना है, डोलामाइट है, लिमोनाइट है या मैग्नेटाइट है? कौन सा है सिल्वर युक्त अयस्क? सिल्वर युक्त अयस्क है इसमें डोलोमाइट। कौन सा है? डोलोमाइट। अगला है बेसेमरीकरण का प्रयोग किसके धातु कर्म में किया जाता है? बेसेमरीकरण, बेसेमरीकरण कॉपर के लिए किया जाता है। किसके लिए? कॉपर के शोधन के लिए किया जाता है, कॉपर के धातु कर्म के लिए किया जाता है। इनमें से प्रबलतम अक्षीकारक बताओ जल्दी से। पी ब्लॉक में आ गए अपन। प्रबलतम अक्षीकारक फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है प्रबलतम अक्षीकारक है। प्रबलतम अक्षीकारक कौन सा है? फ्लोरीन है। F2 जो है प्रबलतम अक्षीकारक है, कई बार पूछा गया है। त्रिशार्कीय, त्रिशार्कीय तो ये P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH, कौन सा फार्मूला बन रहा है? H3PO4, ये वाला, ए वाला ऑप्शन इसका सही है। त्रिशार्कीय अम्ल है, 3 OH समूह जुड़े हुए हैं, त्रिशार्कीय अम्ल है। 22 का कौन सा होगा भैया? H3PO4। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है भैया? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। बोरान फैमिली आती है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक में, तो जल्दी से बता दीजिए कहाँ पर है इसमें इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक? BCl3, BCl3 क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है ना? BCl3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। डी वाला ऑप्शन सही होगा।
आगे बढ़े, निम्नलिखित में से किस कारण F प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है? निम्नलिखित में से F किस कारण प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा या जल योजन ऊर्जा? तो यहाँ पर इसका जो सही ऑप्शन है जल योजन ऊर्जा। क्या आएगा यहाँ पे इसका सही ऑप्शन? जल योजन ऊर्जा के कारण प्रबलतम ऑक्सीकारक है। H2O2 में HOO बंध कोण है, कितना है HOO बंध कोण यहाँ पर? 94.8 डिग्री, 94.8 डिग्री होता है यहाँ पर HOO बंध कोण। सल्फर का अणुसूत्र होता है, सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता है? S2, S4, S6 या S8? किस फॉर्म में पाया जाता है सल्फर भैया? तो सल्फर S8 फॉर्म में पाया जाता है। 8 परमाणु से मिलकर एक सल्फर का अणु बनता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? S8 फॉर्म में पाया जाता है। कणी में सबसे बड़ा बंध कोण होता है, सबसे ज़्यादा बंध कोण किस में होता है? बताइए जल्दी से, 27 का आंसर बताइए। किस में सबसे बड़ा बंध कोण होता है? बॉन्ड एंगल किस में ज़्यादा पाया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, ये तीनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। HOH इसका बॉन्ड एंगल जो है इनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। H2O का, H2O अलग है, बाकी इनका बॉन्ड एंगल जो है जैसे NH3 है तो ये इनका बॉन्ड एंगल क्या होता है? कम होता है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होता है? H2O का होता है। चलिए अब बात करें उप सहसंयोजक यौगिक वाले में आ गए अपन। आपके सामने हाजिर है KCO4, ध्यान से लिखना, KCO4 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो 1 × +1 + x + 4 × 0, कार्बोनिल की 0 होती है, इक्वल 0 लिखेंगे तो x बराबर ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर C वाला ऑप्शन सही है। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -1 होगी। कितनी वेगा? -1 वेगा। ओके, आगे बढ़ा। चलो, निम्न में सर्वाधिक स्थायी संकुल है। सर्वाधिक आयरन के ये संकुल है भैया, अलग अलग संकुल है ना? इसमें आयरन के अलग अलग संकुल हैं और इसमें सर्वाधिक स्थायी संकुल बताना है आपको। कौन सा सर्वाधिक स्थायी संकुल होगा? जल्दी से बताइए इसका। FeC2O4 3-, FeC2O4 3-। क्यों स्थायी है ये भैया? क्योंकि इसमें ये कीलेट कंपाउंड बना रहा है। क्या है ये बन रहा है? कीलेट बनेगा ये। अब है CrNH3 4Cl2 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या बता दो आप इसमें। CrNH3 4Cl2 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या x + 4 0 + 2 × -1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही है। बी वाला ऑप्शन इसका सही है। क्लियर है? अब आगे बढ़े। NiCO4 में निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है CO। K4FeCN6 में ये लिया मैंने K4, फिर लिखा मैंने ये Fe, फिर लिखा ये मैंने Cn और ये 6। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। पोटेशियम की होती है +1 + x + साइनाइड की होती है -1, तो 6 साइनाइड है। -1 बराबर 0, x बराबर 6 - 4 कितनी हो जाएगी? +2। कहाँ पे आ रहा? ये वाला बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। चलिए, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के MCQs बता रहा हूँ मैं। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के। चलिए, मदिरा में प्रयुक्त एल्कोहल, जो मदिरा होती है उसमें कौन सा एल्कोहल प्रयुक्त होता है भाई साहब? मेथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल या प्रोपेनॉल? एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, इसमें मदिरा जो शराब होती है उसमें प्रयुक्त होता है। कौन होता है भाई साहब? एथेनॉल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 4-फेनिल प्रोपीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन का उत्पाद है। 2-फेनिल प्रोपीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन का उत्पाद है। कौन सा उत्पाद है भैया? तो 2-फेनिल प्रोपेन 2ऑल बनेगा। इसमें क्या बनेगा? 2-फेनिल प्रोपेन 2ऑल। एथिलीन ग्लाइकॉल की PCl5 के साथ क्रिया करवा दो। एथिलीन ग्लाइकॉल की PCl5 के आधिक्य से क्रिया करके देता है। क्या देता है भैया? ये 1,2-डाइक्लोरोएथिन दे देगा। क्या दे देगा? 1,2-डाइक्लोरोएथिन दे देगा। जब एक एल्कोहल सांद्र H2SO4 से क्रिया करता है,
एल्कोहल की सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करता है, तब निर्मित मध्यवर्ती इंटरमीडिएट क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बोधनायन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोधनायन बनेगा, कार्बोकेटायन या कार्बोधनायन कह सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, जब फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तृतीयक एल्कोहल से क्रिया करता है, टर्शियरी एल्कोहल से क्रिया करता है, कौन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टर्शियरी एल्कोहल से क्रिया करता है, तब निर्मित उत्पाद कौन सा होता है भैया, बेंजीन। तब क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। अब है आगे क्वेश्चन, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। बेंजोइक अम्ल से किसके द्वारा बेंजोइल क्लोराइड बनता है, बेंजोइल क्लोराइड बनाना है। बेंजोइक अम्ल से किसके द्वारा बेंजोइल क्लोराइड बनता है, कौन, किसकी उपस्थिति में, किसकी प्रेजेंस में, SOCl2 की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, तो क्या बनता है, बेंजोइल क्लोराइड बन जाता है। आगे बढ़े, एक प्रबल क्षारक किससे अल्फा हाइड्रोजन कम कर सकता है, एक प्रबल क्षार किससे अल्फा हाइड्रोजन कम कर सकता है, अल्फा हाइड्रोजन कम करना है किसका, किससे कर सकता है, कीटोन से। कीटोन का जो अल्फा हाइड्रोजन रहता है वो खींच सकता है, कौन, प्रबल क्षार, है ना। कीटोन का फार्मूला ये होता है COCH3CH3, इसके ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा अल्फा डैश। निम्न में से किस अभिक्रिया में कार्बन कार्बन आबंध का निर्माण होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड किस में निर्माण होता है, रिमर टिमन में, हाइड्रोबोरोनन अभिक्रिया में, कैनिजार अभिक्रिया या प्राथमिक अल्कोहल की PCC के साथ अभिक्रिया करवाने पर। तो यहाँ पर इसका जो सही है, रिमर टिमन अभिक्रिया में कार्बन कार्बन बॉन्डिंग का निर्माण होता है। देखिएगा रिमर टिमन अभिक्रिया। चलिए, निम्न में से कौन सा जलीय KOH को गर्म करने पर एसिटाल्डिहाइड बनाता है, क्या बात है, कौन जलीय KOH के साथ क्रिया करके एसिटाल्डिहाइड बनाता है। तो यहाँ पर जलीय KOH के साथ क्रिया करके 1,1 डाइक्लोरोएथेन CH3CHCl2, ये CH3CHCl2 1,1 डाइक्लोरोएथेन कह सकते हो आप इसको। ये KOH को गर्म करने ये है ना, निम्न में से कौन जलीय KOH को गर्म करने पर एसिटाल्डिहाइड बनाता है, ये बनाता है एसिटाल्डिहाइड। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, एक द्रव को एथेनॉल में मिश्रित करके एक बूंद सांद्र H2SO4 मिलाया गया, एक फलों जैसी गंध वाला यौगिक निर्मित हुआ। द्रव था, कौन सा द्रव था इसमें भैया, एसिटिक एसिड। कौन सा था वो, जिसमें फलों जैसी गंध, एसिटिक एसिड की गंध थी। एसिल क्लोराइड, अगला है, एसिल क्लोराइड की नाभिकीय प्रतिस्थापन के प्रति आपेक्षिक क्रियाशीलता का क्रम है, क्या क्रम है। एसिड यौगिकों में की नाभिक प्रतिस्थापन, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है के प्रति आपेक्षिक क्रियाशीलता क्रम, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो होता है साथियों इसमें एसिल क्लोराइड COCl, फिर अम्ल एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, और फिर आते हैं एस्टर और फिर आते हैं एमाइड। सी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। C6H5COCl का IUPAC नाम है, क्या है भैया, C6H5COCl का IUPAC नाम, क्लोरोबेंजीन कीटोन। क्या है इसका सही नाम, क्लोरोबेंजीन कीटोन। ए वाला ऑप्शन सही है, C6H5COCl का IUPAC नाम क्लोरोबेंजीन कीटोन। आगे बढ़े, एमीन, एमीन के MCQs देखते हैं। किसके साथ HNO2 की क्रिया से नाइट्रोसो ऑयल बनता है, नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन की विक्टर मेयर विधि देखी होगी तो वहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर आएगा द्वितीयक एमीन, है ना, नाइट्रोसो कंपाउंड। किसके साथ HNO2 की क्रिया से नाइट्रोसो यौगिक बनता है, द्वितीयक एमीन। क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ किसे गर्म करने पर कार्बिल एमीन अरुचिकर गंध प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बार बार पूछा गया है, प्राइमरी एमीन कोई प्राथमिक एमीन। 47 सर्वाधिक क्षारी है, कौन है सबसे सर्वाधिक क्षारी इनमें, सर्वाधिक क्षारी है 47 वाला ऑप्शन, CH3 ट्वाइस सेकेंडरी एमीन, है ना, CH3 ट्वाइस, CH3 और ये NH सबसे ज़्यादा क्षारी है, आसानी से अपना लोन पेयर देता है, ये सबसे ज़्यादा क्षारी ये है। चलो, ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके बनाने में होता है, ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण का उपयोग किसके बनाने में होता है, जल्दी से बताइए।
प्राइमरी एमीन, है ना। ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया देखोगे तो प्राइमरी एमीन बनाने के लिए ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, आगे बढ़े। अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध किसमें प्रबलतम होता है? मेथिलेमिन में, फिनॉल में, फॉर्मेल्डिहाइड में या मेथेनॉल में? किसमें होता है? फिनॉल में। फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। आइसोसाइनेट परीक्षण देते हैं, कौन देते हैं? प्राइमरी एमीन। ए वाला ऑप्शन सही है, 1 डिग्री एमीन। आगे बढ़े। बीटा डी प्लस ग्लूकोज में किरेल कार्बन की संख्या है। ग्लूकोज में किरेल कार्बन की संख्या है, कितने किरेल कार्बन होते हैं जल्दी से बताइए आप? 5 किरेल कार्बन है। बीटा डी प्लस ग्लूकोज में किरेल कार्बन की संख्या कितनी है? 5 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 5। निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग प्रोटीनों के लिए नहीं किया जाता है? किसका परीक्षण प्रोटीनों के लिए नहीं किया जाता है? मोलिश परीक्षण। ये प्रोटीनों के लिए नहीं किया जाता है, मोलिश परीक्षण। ओके, 52 का कौन सा आएगा? बी। निम्न में से प्यूरिन उत्पन्न होता है। प्यूरिन व्युत्पन्न है किसका है? साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये पिरिमिडीन क्षारक है। प्यूरिन उत्पन्न कौन है इसमें? ग्वानिन। ग्वानिन है प्यूरिन उत्पन्न। डीएनए की द्विकुंडली संरचना का कारण है। भाई साहब क्या कारण है? स्थिर विद्युत आकर्षण, वान डर वाल्स बल, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है इसका कारण? तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना का कारण है कि इसमें क्या पाया जाता है भैया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे किस में पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? एडिनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण द्विकुंडलित संरचना होती है। किसकी? डीएनए की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। मानव शरीर किसका निर्माण नहीं कर सकता? एंजाइम का, डीएनए का, विटामिन्स का या हार्मोन्स का? किसका निर्माण नहीं कर सकता मानव शरीर? जल्दी से बताइए। 55। एंजाइम। मानव शरीर बाकी सब बनाता है, एंजाइम से नहीं बनाता है। मानव शरीर एंजाइम से नहीं बनाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, बहुलक वाला चैप्टर। टेफ्लॉन किस प्रकार का बहुलक होता है? टेफ्लॉन किस एकलक का बहुलक होता है? बताइए। मोनोफ्लोरोएथेन का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? मोनोफ्लोरोएथेन का। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण बहुलक है? सेल्यूलोज, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या नाइलॉन 6? तो सेल्यूलोज जो है नेचुरल बहुलक है, ये है ना, इसको जैव निम्नीकरण बहुलक भी कह सकते हो आप। बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त होता है। पीएमएमए, लेक्सन, नमेक्स, केल्लोर। क्या प्रयुक्त होता है भैया? लेक्सन। क्या? लेक्सन प्रयुक्त होता है बुलेट प्रूफ कांच बनाने में। आर्लान बहुलक है, किसका बहुलक है? किसका बहुलक है? विनाइल साइनाइड का। आर्लान जो है विनाइल साइनाइड का बहुलक है। नाइलॉन 6 से बना है, किससे बना है भैया? कैप्रोलेक्टम के बहुलीकरण से। नाइलॉन 6 कैप्रोलेक्टम के बहुली कहाँ पे है? कैप्रोलेक्टम, ये बैठा है कैप्रोलेक्टम। निम्नलिखित में से कौन श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? कौन सा श्रृंखला वृद्धि? पॉलीस्टाइरिन। पॉलीस्टाइरिन को अपन श्रृंखला वृद्धि बहुलक कहते हैं। पॉलीथीन रेजिन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? पॉलीथीन रेजिन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? एथिलीन के बहुलीकरण से। एथिलीन से क्या बनता है? पॉलीथीन बनता है। बेकेलाइट का निर्माण किसकी क्रिया द्वारा होता है? भाई साहब, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलीकरण से क्या बनता है? बेकेलाइट बनता है। क्लोरोप्रीन किसकी पुनरावर्ती इकाई है? पॉलीस्टाइरिन, नियोप्रीन, पीवीसी या पॉलीथीन? बताइए जल्दी से। नियोप्रीन। क्लोरोप्रीन किसकी पुनरावर्ती इकाई है? नियोप्रीन की पुनरावर्ती से क्या बनता है? क्लोरोप्रीन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रबर है? ब्यूनाएस, नियोप्रीन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से। उपयुक्त दोनों है।
निम्नलिखित में से संश्लेषित रबर ब्यूनाएस और नियोप्रीन दोनों ही संश्लेषित रबर है, सिंथेटिक रबर है। ब्यूनाएस बहुलक होता है, क्या होता है? ब्यूटाडाइन तथा स्टाइरिन का बहुलक। ए वाला ऑप्शन सही है, कशो वाला ऑप्शन सही है, इनको ए वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है? 67 पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन का उपयोग नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में किया जाता है। चलिए लास्ट वाले चैप्टर बचा है, इसके एमसीक्यूज। एक वृहद स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, कौन है भैया? क्लोरोमफेनिकोल। डी वाला ऑप्शन सही है, ये वृहद स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है। निम्नलिखित में से किसे में से प्रशांतक नहीं है? कौन है प्रशांतक नहीं है? अब प्रशांतक के एग्जाम्पल याद होंगे तो आप नहीं है वाला बता पाओगे। तो फिनेसिटिन, बाकी सब प्रशांतक है, ल्यूमिनल, बार ब्यूटेरिक अम्ल, सेकोनल, ये फिनेसिटिन। चलिए वैसे मैंने सारे क्वेश्चन जो है एक एक को समझा रखा है, अगर आप क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन देखेंगे तो वहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ आपका टेस्ट हो रहा है। जल्दी से निम्नलिखित में से प्रतिजैविक नहीं है, कौन नहीं है प्रतिजैविक इनमें से? जल्दी से बताए। बाईथायोनल प्रतिजैविक नहीं है। 71 निम्नलिखित में से अवसादक कौन है? सेकोनल है, स्टेप्टोमाइसिन है, मार्फिन है या सिनेसिनिन है? अवसादक है सेकोनल। कौन है? सेकोनल अवसादक है। निम्न में से कौन सा पीड़ाहारी व्यसन उत्पन्न करता है? मार्फिन, जो अफीम से बनता है, मार्फिन है ना, मार्फिन आएगा। पदार्थ जो शरीर का ताप कम करता है भैया, शरीर का ताप कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं अपन? जल्दी से बताइए। ज्वरनाशी। यौगिक जो ज्वरनाशी तथा पीड़ाहारी दोनों का कार्य करता है। भाई साहब बढ़िया बात है, जो पीड़ा को भी दूर करे और बुखार को भी दूर करे। मतलब बुखार आ रहा है जोर से और दर्द भी हो रहा है, तो उस कंडीशन में कौन कार्य करेगा इसमें? फेनेसिटिन, सल्फा ड्रग, पैरासीटामोल या एस्प्रिन? जल्दी से बताइए इसका। एस्प्रिन। फिनॉल का 1% मिलियन क्या कहलाता है भैया? फिनॉल का 1% मिलियन विसंक्रामक क्या कहलाता है? विसंक्रामक। LSD लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड है, किसको कहते हैं भैया? साइकोलेडिक औषधि को कहते हैं। किसको कहते हैं? साइकोलेडिक औषधि को। प्रतिजैविक जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है, क्लोरोमफेनिकोल, इसका उपयोग किया जाता है टाइफाइड के निदान में। साथियों ये हो गए अपने MCQs, 7 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। अब 7 नंबर और कंप्लीट करवाते हैं। इम्पोर्टेंट अपन रिक्त स्थान के बारे में चर्चा करते हैं सभी यूनिट्स के। एक ही वीडियो 14 नंबर का हो गया आपका। इम्पोर्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए ठोस अवस्था बात करें। ठोस अवस्था के क्या होते हैं? गलनांक अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? गलनांक। दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो तो रेड कलर यूज़ करते हैं। गलनांक। ठोस अवस्था में क्या अनिश्चित होते हैं? गलनांक। क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति होती है विषम देशिक। क्या लिखोगे आप यहाँ पर? विषम देशिक प्रकृति होती है। वर्ग निविड़ संकुलन एवं षटकोणीय निविड़ संकुलन में क्रमशः कितना % स्थान रिक्त रहता है? 47.6 और 39.6 स्थान रिक्त रहता है। वर्ग में इतना और षटकोणीय में इतना स्थान रिक्त रहता है। अंतःकेंद्रीय घनीय कोष्टिका में उपसव संख्या कितनी होती है? ये उसमें भी आया था MCQs में, 8 होती हैं। HCP और CCP की संरचनाओं की संकुलन क्षमता होती है 74% होती है भैया। कितनी होती है? संकुलन क्षमता, पैकिंग क्षमता, संकुलन मतलब पैकिंग 74% होती है। ये हो गया। रासायनिक बल गतिकी के क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अभिक्रिया का अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है वेग। अभिक्रिया का वेग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग, सभी कोटियों के वेग स्थिरांक की इकाई याद करना है आपको। यहाँ पर इसके लिखेंगे सेकंड इनवर्स। अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल अभिकारक के किस पर निर्भर करता है? सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अर्धआयु अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। एस्टर का जल अपघटन आभासी एक अणु या छद्म धोखा होता है। छद्म कोटि की अभिक्रिया एस्टर का जल अपघटन होता है ना, ये C2H5
COOCH3, ये एथिल एसीटेट हो गया ये माना कि इसका जल अपघटन करवा रहे अपन H2O, क्या होगा, एक तो बन जाएगा CH3COOH एसिटिक अम्ल प्लस क्या हो रहा C2H5OH। इसमें अभिक्रिया की दर सिर्फ एस्टर के ऊपर डिपेंड करेगी, जल ज़्यादा मात्रा में ले रखा है इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगी, इसलिए इस टाइप की अभिक्रिया हो गया कहते हैं छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। 10वां है आपके रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक क्या होता है, डबल हो जाता है, 2 गुना। वेग स्थिरांक क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। वेरी गुड। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। पदार्थों के अधिकांश गुण उनके किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, पदार्थों के अधिकांश गुण उनके सतह की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन, तो सतह की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। किसी पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ के वितरण की घटना, किसी पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ के वितरण की घटना अधिशोषण, सतह पर हो रहा है अधिशोषण, अधिशोषण कहलाता है। कोलाइड साल के कणों का आकार क्या होता है भैया, 10⁻³ से 10⁵ पिकोमीटर की परास में होता है। ओके, कोलाइडी विलयन के अवक्षेपण की क्रिया, अवक्षेपण होना है, कोलाइडी विलयन की अवक्षेपण की क्रिया क्या कहलाती है, स्कंदन, स्कंदन कहलाता है। और स्कंदन पेप्टीकरण के ठीक विपरीत होता है। किसके विपरीत होता है, पेप्टाइजेशन के ठीक विपरीत क्या होता है, स्कंदन होता है। ठीक है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, बस ये कि आपको रिवाइज करवाना है। समझने का काम तो मैंने हर यूनिट के कई वीडियो बना रखे, 6-6, 7-7 वीडियो बना रखे हैं, है ना, एक यूनिट के 6-6, 7-7 वीडियो बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप। लेकिन अभी आपको रिवाइज करना है, फास्टली याद करवाना है आपको, इसलिए कोशिश है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से बैठे। अयस्क या खनिज से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण क्रिया क्या कहलाती है भैया, धातु कर्म। इसको क्या कहते हैं अपन, धातु कर्म। क्या कहते हैं, धातु कर्म। अयस्क या खनिज से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण क्रिया धातु कर्म। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक प्रचुरता से पाई जाने वाली धातु कौन सी है भैया, सर्वाधिक प्रचुरता में एल्यूमिनियम। CaO क्षारीय गालक है, क्या कहते हैं इसको, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपने अगर एग्जाम दी होगी त्रैमासिक अर्धवार्षिक प्री बोर्ड कहीं ना कहीं आए होंगे ये क्वेश्चन। कैल्कोपायरेट किसका है, अयस्क है, कॉपर धातु का, Cu धातु का मुख्य अयस्क है। अगला है P ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 Np1 से 6 होता है, NS2 Np1 से 6 होता है। P ब्लॉक के तत्वों को सामान्य या प्रतिनिधि, कौन से तत्व कहते हैं, प्रतिनिधि भी कहा जाता है। हेलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता का घटता हुआ क्रम, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। समूह 16 के तत्वों को क्या कहते हैं, कैल्कोजन। क्या कहते हैं, कैल्कोजन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा कठिन नहीं है एग्ज़ाम, टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा, आप अच्छे नंबर लाओगे, बढ़िया नंबर लाओगे। जितना ज़्यादा हवा बना रहे हो, टेंशन ले रहे हो, टेंशन लेना नहीं है, तैयारी करते रहो बस। उप सहसंयोजी यौगिक, सभी हरे पौधों में पाया जाने वाला संकुल, भैया कौन सा है, सभी हरे पौधों में पाया जाने वाला संकुल भैया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो यहाँ पे लिखोगे आप क्लोरोफिल, जिसमें मैग्नीशियम बीचों बीच पाया जाता है धातु के रूप में। विटामिन B12 कोबाल्ट का संकुल है, किसका संकुल है, कोबाल्ट का। EDTA कौन सा, षटदंतुर लिगेंड है, कैसा है, षटदंतुर लिगेंड है। कैसे षटदंतुर, आपको बता देता हूँ, दर्शन करवा देते, COO माइनस एथिलीन डाइएमीन है ना, CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, सॉरी CH2COO माइनस और CH2COO माइनस। कौन सी 6 पोजीशन से मेटल को दे सकता है इलेक्ट्रॉन, ये एक तो ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली और एक ये वाली, षटदंतु लिगेंड है। एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, CH2COO माइनस लिखा हुआ सब जगह है ना, टेट्रा एसीटेट आयन EDTA, षटदंतुर लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, षटदंतुर। चलिए अगला देखते हैं अपन, रक्त में पाया जाने वाला संकुल कौन सा होता है,
हमारी बॉडी में रक्त में भी पाया जाने वाला संकुल कौन सा? हीमोग्लोबिन, जिसके सेंटर में कौन होता है? आयरन। तो यहाँ पर लिखेंगे हीमोग्लोबिन। क्या लिखोगे आप? हीमोग्लोबिन वे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह के कार्बन से जुड़ा रहता है कार्बोधात्विक यौगिक कहलाता है। क्या जुड़ा रहता है भैया? 28 जल्दी से बताइए। धातु परमाणु, जिनमें धातु परमाणु कार्बनिक समूह के जुड़ा रहता है। धातु परमाणु जैसे कि ये लिखा मैंने CH3Mgx, धातु सीधे किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन परमाणु से। तो इसको क्या कहेंगे? कार्बोधात्विक यौगिक। तो वे यौगिक जिनमें धातु परमाणु कार्बनिक समूह के कार्बन से जुड़ा रहता है कार्बोधात्विक यौगिक कहलाता है। पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्रेट को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? को पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्रेट को फिशर लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशर लवण। बड़े आगे, CONH3 4Cl2Cl संकुल द्वारा जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या। तो ये Cl माइनस बाहर हो जाएगा और ये पूरा बाहर हो जाएगा। इनका संकुल यौगिकों का आंशिक वियोजन होता है ना, तो क्या हो जाएगा? CONH3 4, ये Cl2 अंदर ही है, माइनस प्लस और ये Cl माइनस, तो 2 आयन दे रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2। CONH3 4Cl2 ब्रैकेट के बाहर Cl लिख रखा है। संकुल द्वारा जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। आगे बढ़े, चलिए। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के रिक्त स्थान हम देखते हैं। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के, जल्दी से बताइए। ल्यूकास अभिकर्मक किसको कहते हैं? ZnCl2 प्लस HCl के मिक्सचर को हम कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है। आयल ऑफ विंटरग्रीन का रासायनिक नाम है, मेथिल सैलिसिलेट। क्या नाम है? मेथिल सैलिसिलेट नाम है विंटरग्रीन। फिनॉल जल में क्या है? कम विलेय है। क्या लिखेंगे? फिनॉल जल में कम विलेय होते हैं। ईथरों का विदलन होता है, विदलन द्वारा। ईथरों का विदलन किसके द्वारा होता है? एसिड द्वारा, अम्लों द्वारा होता है। फिनोफ्थेलिन एक है, क्या है? आपने टाइट्रेशन करोगे, प्रैक्टिकल आएगा, टाइट्रेशन करोगे, उसमें अम्ल और क्षार का सूचक है, अम्ल क्षार सूचक है। कौन? फिनोफ्थेलिन है। फिनोफ्थेलिन क्या है? इंडिकेटर है, अम्ल क्षार सूचक है। फिनोफ्थेलिन एक अम्ल क्षार सूचक है। KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड यूज़ करते हो जब आप टाइट्रेशन करते हो अनुमापन में, वहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड के अंदर अपन क्या डालते हैं? फिनोफ्थेलिन डालते हैं, ताकि वो जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बताता है। अम्ल और क्षार की क्रिया होती है, उदासीनीकरण का पॉइंट आता है, वहाँ पर कलर दिखाने लगता है ऑक्जेलिक एसिड विलियन। चलिए आगे बात करें। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, वेरी गुड। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके रिक्त स्थान देखो, इंपॉर्टेंट। एल्डिहाइड और कीटोन परस्पर कौन से समावयवी हैं? एल्डिहाइड और कीटोन क्रियात्मक समूह अलग अलग हो जाता है, क्रियात्मक समावयवी है। कौन से समावयवी हैं? क्रियात्मक। जैसे ये लिखा मैंने CH3CHO, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन सॉरी, ये लिख रहा हूँ CH3CH2 और ये CHO, ये लिया। इसमें कार्बन कितने? 3 है, हाइड्रोजन कितने? 3 4 5 और ये 6 है और एक ऑक्सीजन है। इसका समावयवी हो जाएगा CH3CO और CH3। इसमें भी भाई साहब कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने? 3 और 3 6 है ना। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं और एक ऑक्सीजन। इसमें कार्बन कितने? 1 2 3 है, ये 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने? 3 4 5 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। मतलब दोनों का फार्मूला देखोगे तो C3H6O होगा। और दोनों क्या है? क्रियात्मक समूह, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। चलिए, कीटोनों के क्वथनांक समावयवी एल्डिहाइड से क्या होते हैं? कीटोनों के क्वथनांक समावयवी एल्डिहाइडों से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। आगे, केनिजारो अभिक्रिया में एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये वाले जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, केनिजारो रिएक्शन देते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र क्या होता है भैया? CnH2nO2 होता है। CnH2nO2, जैसे कि ये लिखा मैंने CH3
COOH। तो CN, N बराबर यहाँ पे मान लो क्या मान लो 2 मान लो, ठीक है। तो C2 और H2N है ना, 2N लिखा हुआ ना, तो 2 दूनी 4, तो H कितना आ जाएगा 4 और फिर O2, मतलब ये हो जाएगा CnH2nO2। ये सामान्य सूत्र हो गया इनका कार्बोक्सिलिक अम्लों का। एसिटिक अम्ल का सूत्र का एग्जाम्पल भी देख लिया आप लोगों ने। कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्रबल अम्ल होते हैं भाई साहब, कौन होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से? फिनॉल से प्रबल अम्ल होते हैं। फिनॉल दुर्बल अम्लीय होता है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से प्रबल अम्ल होते हैं। चलिए आगे बात करें। एमीन की प्रकृति कैसी होती है भैया? एमीन तो क्षारीय होती है, नाइट्रोजन होता है इनमें, है ना। एमीन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति और रहती है इनमें, ओके। द्वितीयक एमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय होते हैं। एमीन में CX बंध का अमोनिया द्वारा विदलन कहलाता है, क्या कहलाता है? अमोनिया अपघटन, अमीनो अपघटन। शुद्ध एमीन होती है परंतु वायु में अधिक समय तक रखने पर रंगीन हो जाती हैं। क्या आएगा यहाँ पे? शुद्ध एमीन रंगहीन होती हैं, है ना। बढ़िया बात है, रंगहीन होती है परंतु वायु में रखने पर रंगीन हो जाती है, पहले रंगीन रहती है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं, कौन देते हैं भैया? प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन। प्राथमिक एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं। डाईएजोनियम लवण का सामान्य सूत्र क्या होता है? डाईएजोनियम लवण का C6H5N2Cl या ArN2Cl भी कह सकते हैं, या इसको ArNCl भी कहो, या X लगाओ तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। या यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सामान्य सूत्र है। ArN2X माइनस या Cl माइनस, X लिख दो यहाँ पे, चलो X माइनस, X की जगह Cl लिख सकते हैं आप, ArN2X माइनस। चलिए जैव अणु सभी मोनोसेक्राइड शर्करा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज सब क्या होती हैं भैया? सबको क्या कहते हैं? अपचायक होती हैं। क्या होती है? अपचायक। सुक्रोज एक अनअपचायक शर्करा है, याद रखना। पॉलीपेप्टाइड जिनका अणुभार होता है 10,000 से अधिक होता है, क्या कहलाता है? प्रोटीन। उनको क्या कहते हैं अपन? प्रोटीन कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड जिनका अणुभार 10,000 से अधिक होता है प्रोटीन कहते हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन जैव उत्प्रेरक का कार्य करती है। काई का कार्य करती है बेटा जी? जैव उत्प्रेरक का कार्य करती है। न्यूक्लिक अम्लों का प्रमुख कार्य प्रोटीन का संश्लेषण। क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना है। ओके, लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। बहुलक, केवल एक प्रकार की इकाइयों से बने बहुलक को क्या कहते हैं? केवल एक प्रकार की इकाइयों से बने बहुलक को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। समबहुलक। क्या कहते हैं? समबहुलक। एक प्रकार की इकाइयों से बने बहुलक समबहुलक, समान प्रकार की इकाई है ना। दो या अधिक प्रकार की एकलक इकाइयों से बने बहुलक उनको कहते हैं सम, नहीं कहते सह बहुलक। सम और सह अलग अलग हो गया, सह बहुलक। प्रयोगशाला में निर्मित बहुलक क्या कहते हैं? संश्लेषित बहुलक। प्रयोगशाला में निर्मित बहुलक क्या कहलाते हैं भैया? संश्लेषित बहुलक। थर्मोप्लास्टिक को किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। प्राकृतिक रबर, जल्दी से बताइए, प्राकृतिक रबर अप्रत्यास्थ होते हैं, अप्रत्यास्थ होते हैं। इलास्टिसिटी कम होती है प्राकृतिक रबर में, अप्रत्यास्थ होते हैं। आगे बात करें, उत्पत्ति के आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं। का प्रयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है। किसका प्रयोग? टेफ्लॉन का प्रयोग। टेफ्लॉन का प्रयोग। पर्यावरण में अपघटित होने वाले बहुलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण। ध्यान रखना, ये आता जाता रहता है क्वेश्चन कई बार। जैव निम्नीकरण बहुलक कहलाते हैं। ऑरलान में एकलक है विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से ऑरलान बहुलक बनता है। तो विनाइल साइनाइड। ओके, चलिए लास्ट बच्चा दैनिक जीवन में रसायन। रासायनिक पदार्थ
जिनका उपयोग रोगों के निदान में किया जाता है, रोगों के निदान में किया जाता है उनको क्या कहते हैं? औषधि कहते हैं, मेडिसिन से कहते हैं। तो ये औषधि, औषधि भैया, औषधि, औषधि है ना। शरीर ताप को कम करने में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? ज्वरनाशी। क्या कहते हैं भैया? ज्वरनाशी, ज्वरनाशी है ना। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने में प्रयुक्त रसायन, सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकने में रसायन क्या कहते हैं? उसको पुतिरोधी, पुतिरोधी। मानसिक तनाव व अवसाद कम करने वाला रसायन कौन सा है? प्रशांतक, प्रशांतक। ये हो गए आपके 14 नंबर कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम का है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये जो है आपको जो आज क्वेश्चन बताए हैं थोड़ा स्पीडली बताएं, फास्टली बताएं, ताकि आपका जो टाइम बहुत यूटिलाइज करने वाला टाइम है, बहुत उपयोगी टाइम है। ऐसे ही मैं आपके लिए अगला वीडियो एक और 14 नंबर का आएगा। 5-5 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में वीडियो आएगा। आपको एक काम करना है, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बताना है, शेयर करना है। ये हर एक स्टूडेंट के पास पहुंच जाना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ यार अपनों ने धनगर सर की वीडियो देख रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से हमारा पेपर अच्छा जाएगा ही जाएगा, ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।